कहते हैं कि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की बेरंग ज़िंदगी को रंगों से भर देता है। ये कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसकी ज़िंदगी एकदम कोरी और बेरंग है। लेकिन हमारी हीरोइन है बड़ी ही प्यारी और चंचल, और स्वभाव ऐसा है कि एक ही मुलाकात में किसी को भी अपना बना लेती है। दूसरी तरफ हमारा हीरो है जिसके गुस्से और मिजाज के आगे अच्छे अच्छे कांप जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या हमारी हीरोइन हमारे हीरो के गुस्से को झेल पाती है, और क्या हमारा हीरो हीरोइन की बेरंग ज़िंदगी को रंगों से भर पाता है। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ख्वाहिश, कहाँ हैं आप? रिद्धि माँ आपको बुला रही है। तभी किसी की पायल की आवाज़ सुनाई देती है। एक 20 वर्ष की लड़की अपना घाघरा और दुपट्टा संभाले सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। कमर से नीचे तक आते उसके लंबे बाल जो अभी खुले थे, बड़ी बड़ी नीली आंखें जो काजल से सनी थी, जिसमें एक अलग ही तरह का खालीपन और दर्द था। हाथों में चूड़ियाँ और माथे पर एक काली बिंदी। उसके गोरे रंग पे उसका आसमानी रंग का घाघरा खूब फब रहा था। रश्मि, ख्वाहिश, आप कहाँ थी? आप जानती हैं ना, रिद्धि माँ आपके बिना खाना तो छोड़े दवाई भी नहीं लेती। ख्वाहिश, जो अभी भी अपने घाघरे में उलझी हुई थी। हाँ रश्मि दीदी, हम बस जा ही रहे हैं। ख्वाहिश वैसे ही अपने घाघरे और दुपट्टे को संभाले रिद्धि जी के कमरे की तरफ चली जाती है। रिद्धि ठकराल, जो एक 45 वर्ष की महिला थी, वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, या यह कहें कि वो ज़िद कर रही थी। रिद्धि जी गुस्सा करते हुए, आपको हमारी याद नहीं आती ना? अब आपके लिए आपका बिजनेस हमसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तभी फ़ोन पर एक रौबदार आवाज़ आती है, हमारे लिए आपसे ज़रूरी ना कभी कोई था ना होगा, बस थोड़ा काम हो जाए हम फिर आते हैं। तभी रिद्धि जी के कानों में पायल की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनते ही रिद्धि जी कहती हैं, ख्वाहिश, आप आ गई? कहाँ थी? हम कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। ख्वाहिश, जो अभी भी अपने घाघरे और दुपट्टे में उलझी हुई थी, माँ आपको कैसे पता चल जाता है कि यह हम हैं? और देखिए ना, ये सही से लग ही नहीं रहा, हम कब से कोशिश कर रहे हैं। रिद्धि जी मुस्कुराकर, यह पायल जो हमने आपको तब पहनाई थी जब आप इस घर में पहली बार आई थी, इससे हमें पता चल जाता है आपके आने का। ख्वाहिश, जो कुछ वक्त के लिए उन्हीं यादों में खो जाती है, वो अपने होश में आते हुए, माँ हमने आपको कितनी बार कहा है कि अगर हम लेट हो भी जाएं तो भी आप अपनी दवाई खा लिया करें। अच्छा अभी जाने दीजिए, हम आपके लिए गर्म पानी और कप लेकर आते हैं। रिद्धि जी बस अपना सर हाँ में हिला देती हैं। ख्वाहिश वहाँ से रिद्धि जी के लिए गर्म पानी लेने चली गई। ख्वाहिश के आने के बाद रिद्धि जी को ये याद ही नहीं रहा कि उनका फ़ोन अभी भी चल रहा है। तभी फ़ोन से आवाज़ आती है, हेलो माँ, आप यहीं हैं? रिद्धि जी, हाँ हाँ, हमें माफ़ कर दीजिए, वह हम बातों में लग गए थे। तभी फ़ोन में से आवाज़ आती है, कौन थी वो? तो रिद्धि जी, यह तो चीकू है, प्रीति की दोस्त, यहीं घर में रहती है और हमारी केयर टेकर की जॉब ली है उसने। बड़ी ही प्यारी बच्ची है, हमारा बहुत ख्याल रखती है। तभी फ़ोन से आवाज़ आती है, अच्छा माँ, हम फ़ोन रखते हैं, आप अपना ख्याल रखिए, हम जल्दी ही आपसे मिलने आएंगे। रिद्धि जी, आप पिछले 5 सालों से यही कह रहे हैं कि हम आपसे जल्दी ही मिलने आएंगे, लेकिन वो दिन कब आएगा हमने कभी सोचा नहीं था कि एक समय ऐसा भी आएगा जब हम आपको देखने के लिए भी तरस जाएंगे। फ़ोन में से इस बात का कोई जवाब नहीं आता। वह शख्स प्रणाम करके फ़ोन कट कर देता है। रिद्धि जी यह बात अच्छे से जानती थी कि उनके कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तभी ख्वाहिश अंदर आते हुए, माँ लो यह आपकी दवाई और यह गर्म पानी। इतना कहकर वह रिद्धि जी को दवाई देती है और उनका हाथ पकड़कर थोड़ी देर बाहर बगीचे की तरफ लेकर चली जाती है। लेकिन रिद्धि जी यह बात नहीं जानती थी कि ख्वाहिश ने उनकी सारी बातें सुन ली हैं और उसके खुराफाती दिमाग में काम करना शुरू कर दिया है। रिद्धि जी और ख्वाहिश दोनों बैठ के कुछ देर बातें करती हैं और ख्वाहिश उनके पैरों की मालिश करती है। ख्वाहिश प्रीति ठकराल को स्कूल में मिली थी, तभी से ख्वाहिश और प्रीति की अच्छी दोस्ती हो गई थी।
ख्वाहिश की माँ के गुजर जाने के बाद उसके नाना उसको अपने साथ मनाली लेकर आ गए। दरअसल ख्वाहिश की माँ ने उसके पिता से चुपके से शादी की थी और शादी के 2 साल बाद ही उसकी माँ ने ख्वाहिश को जन्म दिया। लेकिन ख्वाहिश को आज तक नहीं पता चला कि उसके पापा कौन थे, क्योंकि ख्वाहिश को जब तक समझ में आने लगा था तब तक उसके पापा ने उसकी माँ के पास आना बंद कर दिया था। बस हर महीने कुछ पैसे भेज दिया करते थे। धीरे धीरे ख्वाहिश की दुनिया बस उसकी माँ से शुरू होकर प्रीति और श्रुति पे ख़त्म हो जाती। एक दिन उसकी माँ ने उसके पिता को रंगे हाथ दूसरी औरत के साथ पकड़ लिया था और धोखे के सदमे से उसकी मौत हो गई। लेकिन जाते जाते उन्होंने अपनी इकलौती ख्वाहिश की जिम्मेदारी अपने पापा पर छोड़ दी। ख्वाहिश अपने नाना के साथ आ तो गई थी, लेकिन उसके मामा और मानी ने उसके अस्तित्व पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो आए दिन ख्वाहिश को कभी गंदा खून तो कभी पाप कह के बुलाती। तंग आकर ख्वाहिश ने 12वीं के बाद घर छोड़ दिया। उसकी इकलौती दोस्त प्रीति ने ख्वाहिश को अपने साथ अपने घर चलने को कहा, लेकिन ख्वाहिश ने मना कर दिया क्योंकि वो अपने आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। तो प्रीति ने ही उसको अपनी बड़ी माँ यानी रिद्धि ठकराल की केयर टेकर की जॉब के बहाने अपने पास रख लिया। प्रीति ठकराल देश के सबसे जाने माने परिवार और ऋषिकेश के राजघराने की बेटी थी। रिद्धि जी प्रीति की बड़ी माँ थी, जिनका कुछ साल पहले हादसे में पैर काम करने थोड़े कम कर दिए थे। तो ख्वाहिश को ठकराल महल में रिद्धि जी की केयर टेकर के रूप में अपॉइंट किया गया था। ठकराल परिवार की नींव ऋषिकेश में बहुत पुरानी है, इसीलिए ठकराल परिवार को ऋषिकेश का राजघराना कहते हैं। यहाँ की औरतें बिल्कुल राजघराने जैसे लिबासों में रहती हैं। वर्तमान में ठकराल महल में रमेश ठकराल जो महल के मुखिया हैं, उनकी पत्नी सुधा ठकराल, रमेश जी और सुधा जी के 2 बेटे हैं। सोहन ठकराल महल के बड़े बेटे हैं और इनकी पत्नी रिद्धि जी। सोहन जी और रिद्धि जी की एक ही संतान है जो ठकराल परिवार का वारिस है। मोहन ठकराल महल के छोटे बेटे हैं, उनकी पत्नी है दिव्या। मोहन जी और दिव्या जी की 2 जुड़वा बेटियां हैं, प्रीति और श्रुति। मोहन जी और दिव्या अच्छे से जानते हैं कि ठकराल का वारिस कौन है। 2 बेटियों के चलते उनके आगे गद्दी नहीं मिलेगी। गद्दी के लालच में इन्होंने कई बार अपने बड़े भाई और उनके बेटे पर हमला करवाया था, लेकिन खून रंग दिखाई ये ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी परवरिश और प्यार मायने रखता है। यह प्रीति और श्रुति ने साबित कर दिया। दोनों बहनें अपने इकलौते भाई से बहुत प्यार करती हैं। इनके लिए इनके बड़े पापा और बड़ी माँ ही सब कुछ हैं। ख्वाहिश रिद्धि जी से, आपको पता है माँ, हम आपको माँ क्यों बुलाते हैं? रिद्धि जी ख्वाहिश की तरफ देखते हुए ना में अपना सिर हिला देती हैं। ख्वाहिश रिद्धि जी की गोद में सर रखकर, क्योंकि माँ कभी अपने बच्चों को जज नहीं करती और आपने भी तो वही किया, बिना ये जाने कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे माँ बाप और ख़ानदान कौन क्या है। हमें इस घर में रहने की इजाज़त दे दी, साथ ही साथ माँ कहने का हक भी दिया। ऐसा कहते वक्त ख्वाहिश की पलकें गीली थी। रिद्धि जी ख्वाहिश के सर पर चपत लगाते हुए, हमने आपको कितनी बार कहा है, बीती बातों को याद करके उदास ना हुआ करें। आपकी मुस्कान हमारे लिए बहुत कीमती है। इस घर में आए हुए आपको 3 महीने ठीक से नहीं हुए और आपने हमें व्हील चेयर से अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया, वरना हम तो यह उम्मीद ही हार गए थे कि हम कभी अपने पैरों पर चल भी पाएंगे। आपकी वजह से हम भी अपने पैरों पर खड़े हो पाए। अब धीरे धीरे हम बिना सहारे चल भी पाएंगे। यह सब आपकी वजह से हुआ। तो आप बताइए, आप हमारी बेटी नहीं तो क्या हैं? एक बेटी ही अपनी माँ के लिए यह सब कर सकती है। रिद्धि जी की बात सुनकर ख्वाहिश के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, जो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। तभी पीछे से आवाज़ आती है, वाह बड़ी माँ, एक बेटी के आने के बाद आप अपनी इस बेटी को तो भूल ही गई। तभी पीछे से एक और आवाज़ आती है, हाँ बड़ी माँ, आप हमें तो भूल ही गए हैं। पीछे की आवाज़ सुनकर ख्वाहिश मुंह बनाकर कहती है, लो आ गई जल कुकड़िया। ख्वाहिश की बात सुनकर पीछे खड़ी प्रीति और श्रुति चिढ़ जाती हैं, जबकि रिद्धि जी ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाती हैं। फिर प्रीति और श्रुति भागकर ख्वाहिश के पास बैठ जाती हैं, रिद्धि जी के पैरों के पास, वहीं बगीचे में। रिद्धि जी उन तीनों के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, आप तीनों हमारे लिए अनमोल हैं। हम आप तीनों से बहुत प्यार करते हैं।
तभी श्रुति और प्रीति एक साथ, अगर बड़ी माँ आप ख्वाहिश से हमसे ज़्यादा प्यार भी करें तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वह है ही इतनी प्यारी कि कोई भी इनसे प्यार कर बैठे। और तो और एक तो महादेव जी ने इनको प्यारा रूप दिया है, ऊपर से यह तो दिल की भी उतनी ही खूबसूरत हैं जितनी यह शक्ल से हैं। ख्वाहिश दोनों को देखकर मुस्कुरा देती है और रिद्धि जी उसके सर पर हाथ फेर देती हैं। यूं ही कुछ देर बाहर बैठे तीनों बातें करते हैं। तभी प्रीति रिद्धि जी से कुछ कहती है तो ख्वाहिश उनको घूर के देखती है। ख्वाहिश रिद्धि से, नहीं माँ, हम नहीं जाना चाहते। तभी प्रीति रिद्धि जी से कहती है, बड़ी माँ, वो 2 दिन बाद एक कविता समारोह है यहीं ऋषिकेश में, और आप तो जानते हैं ना कि ख्वाहिश को लिखने और पढ़ने का कितना शौक है। तो क्या हम तीनों 2 दिन बाद वहाँ चले जाएं? ख्वाहिश, जो यह जानती थी कि रिद्धि जी उसके बिना खाना तो दूर की बात है, दवाई भी नहीं लेती, वह मना करते हुए कहती है, नहीं माँ, हमें नहीं जाना। रिद्धि जी ख्वाहिश के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, आप हमें खाना खिलाकर दवाई देकर चली जाना और वापस आके फिर हमें दवाई दे देना। वैसे भी कविता समारोह 2.5 घंटे का ही है और हमने आप तीनों के लिए वीआईपी पास खरीद लिए हैं। ख्वाहिश खुश होते हुए कहती है, क्या सच में माँ, हम जा सकते हैं? रिद्धि जी ख्वाहिश के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, जब आपका मन था जाने का तो आप मना क्यों कर रही थी? ख्वाहिश ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर झुका लिया। प्रीति और श्रुति परमिशन मिलते ही रिद्धि जी को गले लगा लेती हैं। चारों यूं ही बात करते करते महल के अंदर चली जाती हैं। ख्वाहिश रिद्धि जी को उनके कमरे में ले जाकर बेड पर बिठाते हुए कहती है, माँ, आप आराम कीजिए, हम अपनी किताबें लेकर आते हैं, फिर आपके पास ही बैठकर पढ़ेंगे। रिद्धि जी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। ख्वाहिश रिद्धि जी को सुला के अपनी किताबें पढ़ने बैठ जाती है, लेकिन थोड़ी देर पहले हुई बात को सुनकर जो ख्वाहिश के दिमाग में खुराफात ने जन्म लिया था, अब ख्वाहिश उसी खुराफाती प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए एकदम तैयार थी। ख्वाहिश मन में सोचते हुए कहती है, हमने माँ को सिर्फ कहने के लिए माँ नहीं कहा था, वह हमारे लिए हमारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा कीमती हैं, और अगर आपके आ जाने से उनके चेहरे पर मुस्कान और ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा तो आपको यहाँ आना ही पड़ेगा और हम आपको यहाँ लेकर आएंगे। यह सब सोचते हुए ख्वाहिश मुस्कुरा देती है और उठकर रिद्धि जी के फ़ोन से एक नंबर निकालकर अपने फ़ोन में नोट कर लेती है। कुछ देर रिद्धि जी के पास बैठकर ख्वाहिश पढ़ती है और फिर उनके लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है, जहाँ उसको प्रीति और श्रुति की मम्मी दिव्या ठकराल मिल जाती हैं। दिव्या ठकराल जो सिर्फ ख्वाहिश को पसंद करने का दिखावा करती हैं। वह मुस्कुरा के ख्वाहिश से पूछती हैं, अरे बेटा, यहाँ क्या कर रही हो? ख्वाहिश को हर बार ही यह महसूस होता है कि जैसे दिव्या जी उसको ज़रा सा भी पसंद नहीं करती हैं, लेकिन फिर वह अपने इस ख्याल को झटक कर उनसे प्यार से कहती है, जी आंटी, वह हम माँ के लिए चाय बनाने के लिए आए थे, उनके उठने का वक्त हो गया है। दिव्या जी मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती हैं। ख्वाहिश अपने मन में कहती है, ना जाने क्यों महादेव, हमें इनका स्वभाव ज़रा भी पसंद नहीं आता। इतना सोचकर ख्वाहिश अपना सर झटक देती है। ख्वाहिश चाय लेकर रिद्धि जी के कमरे में आ जाती है। ख्वाहिश रिद्धि जी को उठाते हुए कहती है, उठ जाइए माँ, हम आपके लिए चाय बना कर लाए हैं। रिद्धि जी उठते हुए कहती हैं, अरे आज हम इतनी देर कैसे सोते रह गए? ख्वाहिश रिद्धि जी को चाय देते हुए कहती है, अच्छा है ना माँ, आपने आराम किया, अब आप बाहर बगीचे में चलिए, हम आपको एक्सरसाइज करवा देते हैं। रिद्धि जी भी हाँ में सिर हिलाकर चाय पीने लगती हैं। इधर न्यूयॉर्क के एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर एक शख्स अपने लग्जीरियस केबिन में बैठकर कुछ फाइल रीड कर रहा था, जिसकी शख्सियत ही राजाओं वाली थी। तभी उसके फ़ोन में एक बीप की आवाज़ आती है। पहले तो वो इग्नोर करता है, लेकिन जैसे ही अपने फ़ोन में महल के एक नंबर का नोटिफिकेशन देखता है तो अपना फ़ोन उठाकर मैसेज चेक करने लग जाता है। जैसे जैसे वो मैसेज पढ़ रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव कठोर होते जा रहे थे। मैसेज में लिखा था, हम नहीं जानते हैं कि आप कौन हैं और कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं,
लेकिन आप में हमारी रिद्धि माँ की खुशियाँ हैं। और आप चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो, आप एक बार तो आकर उनसे मिल ही सकते हैं। शायद एक बेटे के लिए इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ काम नहीं होगा। आपको तो शायद यह भी पता नहीं होगा कि माँ ने बिना व्हील चेयर के मदद के सहारे चलना शुरू कर दिया है, और शायद आपके आ जाने से उनको सहारे की भी ज़रूरत ना पड़े। तो आपसे यह दरख्वास्त है कि आप एक बार माँ से मिलने आ जाइए। उनको आपकी बहुत याद आती है। आपको गए हुए 5 साल हो गए हैं। सर, आपको यह महसूस नहीं होता कि आपको आना चाहिए, क्योंकि माँ आपका इंतज़ार कर रही है। हमें माफ़ कर दीजिए कि हमने कुछ ज़्यादा ही बोला है, लेकिन शायद आप यह पढ़कर ही वापस आ जाएं। जैसे ही उस आदमी ने मैसेज पढ़ा, उसके चेहरे के भाव और भी ज़्यादा कठोर हो गए। उस आदमी ने मन में बोला, आप जो कोई भी हैं जिसने मुझे मैसेज करने की ज़रूरत की है, इसका खामियाजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। आप यही चाहते हैं ना कि हम वापस आ जाएं, तो ठीक है, आपको सज़ा देने के लिए हम महल ज़रूर आएंगे। फिर कुछ सोचते हुए वो आदमी कहता है, यह परिवार वालों में से तो किसी का काम नहीं हो सकता, क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं कि हमें हमारे काम के बीच में दखल अंदाजी ज़रा भी पसंद नहीं है। तुम जो कोई भी हो, तुम्हें ढूंढकर सज़ा देने के लिए ही सही हम महल ज़रूर आएंगे, क्योंकि आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई हमें नसीहत दे। ख्वाहिश रिद्धि जी को बगीचे से कसरत करवा कर ले जा रही थी कि तभी बीच में उनको रमेश जी मिल जाते हैं। रिद्धि जी रमेश जी से कहती है, प्रणाम पापा। ख्वाहिश भी झुककर रमेश जी के पैर छूते हुए कहती हैं, प्रणाम दादाजी, आप कैसे हैं आप? रमेश जी, जिन्हें ख्वाहिश शुरू से बहुत पसंद थी, उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हम ठीक हैं बेटा जी, लेकिन आप तो अपने दादाजी से मिलने आए ही नहीं आज। ख्वाहिश नज़रें झुकाकर कहती है, सॉरी दादाजी, वह हम आज माँ के साथ थे। दादाजी ख्वाहिश के सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा जी, अपनी माँ को कमरे में छोड़कर हमारे पास आइएगा, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ख्वाहिश भी हाँ में सिर हिला देती है और रिद्धि जी को लिविंग हॉल के सोफे पर बिठाकर खुद दादाजी के कमरे में चली जाती है। दादाजी का कमरा। रमेश ठकराल जी शुरू से ही ख्वाहिश को पसंद करते थे। 3 महीने पहले जब वो प्रीति के साथ यहाँ आई थी, तभी दादाजी ने उसको बिना कोई सवाल जवाब किए अपने घर में जगह दे दी थी। वह ख्वाहिश को अपनी पोती की तरह ही मानते थे। सुधा जी ठकराल, दादी जी, जिन्हें ख्वाहिश सूरत और सीरत दोनों से ही बहुत पसंद थी, उन्होंने ख्वाहिश को अपने पास बुलाते हुए कहा, क्या हुआ बेटा, आज आप हमसे मिले नहीं? ख्वाहिश ने अपनी नज़रें झुकाकर कहा, वो दादी सा, हम पहले माँ के साथ थे, हम फिर पढ़ने बैठ गए थे। सुधा जी ख्वाहिश के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, हमने सुना है आप 2 दिन बाद कविता समारोह के लिए जा रही हैं, तो क्या आते वक्त हमारे लिए मार्केट से कुछ सामान लेते आएंगे आप? ख्वाहिश उनसे कहती है, अरे दादी जी, यह भी कोई पूछने की बात है, हम ज़रूर लेकर आ जाएंगे। फिर ख्वाहिश सुधा जी और रमेश जी के साथ बैठकर कुछ देर बात करती है और फिर उनसे इजाज़त लेकर वापस रिद्धि जी के पास आ जाती है। ख्वाहिश के जाते ही सुधा जी कहती हैं, कोई इतनी प्यारी बच्ची को कैसे दुख दे सकता है, काश वो मान जाए तो हम हमेशा के लिए ख्वाहिश को अपने घर में ही रख लेंगे। तभी सुधा जी की बातों को सुनकर रमेश जी कहते हैं, जो हो नहीं सकता उसके सपने हमें नहीं देखने चाहिए। सुधा जी रोते हुए कहती हैं, क्यों एक हादसे ने मेरे बच्चे की ज़िंदगी से रोशनी छीन ली? रमेश जी सुधा जी को शांत करवाते हुए कहते हैं, आप चिंता ना करें सुधा जी, उनकी ज़िंदगी में भी रोशनी ज़रूर आएगी, आप देखिएगा। इधर न्यूयॉर्क के बड़े से ऑफिस में एक शख्स ने अपने पर्सनल असिस्टेंट से कहा, शिव, इंडिया के लिए हमारा जेट तैयार करवाएं, हम कल सुबह ही इंडिया के लिए निकलेंगे। इंडिया का नाम सुनते ही शिव की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि इन 5 सालों में उनके बॉस ने इंडिया जाने का तो दूर की बात है, इंडिया का नाम भी अपने मुंह पे नहीं आने दिया। हाँ, दिन में एक बार वह अपनी माँ से बात ज़रूर कर लिया करते थे, लेकिन जाने का नाम उन्होंने आज तक नहीं लिया। लेकिन शिव कुछ नहीं कहता और बस हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर कैबिन से बाहर चला जाता है। वह शख्स खड़े होकर अपने कैबिन की ग्लास विंडो के पास जाकर मन में कहता है,
बड़ी जल्दी थी ना हमें इंडिया बुलाने की, हम आ रहे हैं। लेकिन आपकी ज़िंदगी में जो सुकून है वह आपसे शायद छिन जाए। हमें आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह हमें नसीहत दे सके, लेकिन आपकी इस नसीहत का तोहफ़ा तो आपको ज़रूर मिलेगा। दुआ करना कि आप हमारे सामने जल्दी ही ना आ जाएं। इधर इंडिया ऋषिकेश में सब खाने की मेज़ पर बैठे खाना खा रहे थे। ख्वाहिश भी रिद्धि जी को खाना खिला रही थी। तभी सुधा जी कहती हैं, अरे ख्वाहिश बेटा, आप भी हमारे साथ बैठकर खा लीजिए, बाद में कहाँ अकेली खाओगी। तभी ख्वाहिश मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं दादी साहब, हम तो आज माँ के हाथ से खाएंगे, उनके कमरे में बैठकर आराम से। आज हमें माँ खिलाएंगी, इस वजह से पहले हम माँ को खिलाकर दवाई दे दें, फिर माँ हमें खाना खिलाएंगी। इतना बोलकर ख्वाहिश रिद्धि जी की तरफ देखकर मुस्कुरा देती है और उसको खाना खिलाने लगती है। सुधा जी पास में बैठी हुई रिद्धि जी और ख्वाहिश की जोड़ी को देखकर मन में सोचती हैं, काश यह हमारी रिद्धि की बहू बन जाए। खाने की मेज पर डिनर के वक्त सुधा जी, ख्वाहिश और रिद्धि का एक दूसरे के प्रति प्यार और लगाव देखकर मुस्कुरा देती है। सुधा जी सोचती हैं कि काश ख्वाहिश हमेशा के लिए रिद्धि जी की ज़िंदगी में रहे। सब खाना ख़त्म करके अपने कमरे में चले जाते हैं। सुधा जी भी नौकर को कह के रिद्धि जी के कमरे में ख्वाहिश के लिए खाना लगाने को बोलकर अपने कमरे में चली जाती हैं। ख्वाहिश रिद्धि जी को कमरे में लेकर आ जाती है। रिद्धि जी ख्वाहिश को डांट कर कहती हैं, पहले आप अच्छे से बैठकर खाना खाइए। ख्वाहिश भी बैठकर खाना खाने लग जाती है। खाना खाते खाते ख्वाहिश रिद्धि जी से पूछती है, माँ सब ठीक है ना? अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप बेझिझक हमें बताइएगा। रिद्धि जी ख्वाहिश के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अगर आप जैसी बेटी पास रहे हमेशा के लिए तो सारी दिक्कतें अपने आप दूर हो जाती हैं। रिद्धि जी की बात सुनकर ख्वाहिश मुस्कुरा देती है। खाना खाकर ख्वाहिश पहले रिद्धि जी को उनकी सारी दवाइयाँ देती है और उनके पैरों की मालिश करके उनको सुला देती है। ख्वाहिश जाते जाते रिद्धि जी से कहकर जाती है कि माँ, हम अपने कपड़े बदल के और किताब लेकर वापस आ रहे हैं, तब तक आप आराम कीजिए। ख्वाहिश अपने कमरे में जाकर पहले कपड़े चेंज करती है और फिर प्रीति और श्रुति के कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर उनके पास बैठकर उनसे नोट्स मांगती है और नोट्स लेकर रिद्धि जी के कमरे में वापस आ जाती है। कमरे में आकर ख्वाहिश देखती है कि रिद्धि जी सो चुकी हैं। कभी कभी जब ख्वाहिश रिद्धि जी की तबीयत की वजह से कॉलेज नहीं जा पाती तो वह प्रीति और श्रुति से अपने क्लासमेट के नोट्स मंगवा लेती थी। प्रीति और श्रुति बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी तो वहीं ख्वाहिश साइकोलॉजिस्ट बनने की तैयारी में थी। रूम में आकर पहले ख्वाहिश अपने नोट्स कंप्लीट करती है, फिर थोड़ी देर उनको पढ़कर अपनी डायरी लेकर खिड़की के पास बैठ जाती है। वह डायरी ख्वाहिश के सुख दुख, तकलीफ और उसकी ज़िंदगी के तानों की साथी थी। यह डायरी गवाह है कि ख्वाहिश की माँ के जाने के बाद उसने कितना कुछ सहा था। ख्वाहिश चांद को देखते देखते अपनी डायरी में लिखना शुरू करती है, हमने आपको आज भी बहुत मिस किया। आप जानती हैं ना, आपके बिना दिन गुजारने कितने मुश्किल हो जाते हैं। आपके जाने के बाद हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं था जिसके सामने हम अपनी परेशानियां बता सकें। रिद्धि माँ बुरी नहीं है, वह हमारा बहुत ख्याल रखती हैं और हमसे बहुत प्यार भी करती हैं। हम जल्दी से सेटल हो जाएं तो शायद हमारी ज़िंदगी में भी थोड़े पल सुकून के होंगे। ख्वाहिश सब अपनी डायरी में लिख रही थी, लेकिन अपनी माँ को याद करते हुए उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। इधर न्यूयॉर्क में वो शख्स अपनी प्राइवेट जेट में बैठकर इंडिया के लिए निकल चुका था। मन में एक ही बात चल रही थी कि मुझे नसीहत देने वाले लोग ज़रा भी पसंद नहीं हैं। नसीहत देने वाले लोग अक्सर खुद वैसे नहीं होते, वो धोखेबाज होते हैं और हमें नफ़रत है ऐसे लोगों से। इधर ख्वाहिश सबसे पहले उठकर नहाकर पूजा की सारी तैयारी करती है। ख्वाहिश खुद तैयार होकर रिद्धि जी के पास आकर उनको तैयार करती है। ख्वाहिश रिद्धि जी के बाल बनाते हुए उनसे कहती है, माँ, अगर आपको भी मार्केट का कोई काम है तो आप हमें बता दीजिए। जब हम कविता सुनकर वापस आएंगे तो आपके लिए भी ले आएंगे। रिद्धि जी भी हाँ में अपना सिर हिला देती हैं। ख्वाहिश रिद्धि जी को मंदिर की तरफ लेकर आती है और उनका चेयर पर बिठाकर हाथ में पूजा का थाल पकड़ा देती है। तब तक घर के सभी लोग आ जाते हैं और ख्वाहिश आरती शुरू करती है। आरती खत्म होने के बाद रिद्धि जी दिव्या जी को
आरती की थाल देते हुए सबको आरती देने के लिए कहती हैं। सुधा जी ख्वाहिश के सर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, दिनों दिन आपकी आवाज़ और भी मीठी होती जा रही है। आरती होने के बाद सभी साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। आज सुधा जी ने ख्वाहिश को कॉलेज जाने के लिए कह दिया था। पहले तो ख्वाहिश मना करती है, लेकिन फिर सुधा जी के कहने पर कि वह आज रिद्धि जी के साथ रहेंगी तो ख्वाहिश मान जाती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। ऋषिकेश एयरपोर्ट पर एक प्राइवेट जेट आकर लैंड होता है। दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में होने वाली है हमारे हीरो की धांसू एंट्री। क्या होगा जब हमारे हीरो को पता चलेगा कि उसको इंडिया बुलाने के लिए मैसेज ख्वाहिश ने किया था? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।